हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मेष लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और शनि के घर में विराजमान है सूर्य, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई एक ऐसे संतान होते हैं जो कि बहुत ही नाम करते हैं। और यहाँ सूर्य जो है उस पर लेकिन केतु की दृष्टि भी है। देखिए सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है और 25 अंश के हैं, यानी कि अंश बल में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो सूर्य अकेले विद्या बुद्धि संतान के लिए तो ठीक थे, परंतु यहाँ एकादश भाव में सूर्य पर केतु की दृष्टि हो गई। तो अब उसके कारण क्या रियल फलादेश क्या होगा कि आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। अगर केतु की दृष्टि नहीं होती तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं होती, परंतु केतु की दृष्टि है सूर्य पर, तो जिसके कारण यह सब परेशानी होगी। तो यहाँ पे हमें सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। अंश बल वाला बात जो कि मैं प्रत्येक कुंडली में बताता हूँ कि जैसे 5 अंश के हैं 25 अंश के हैं, तो कई लोग यहाँ कमेंट्स करेंगे कि भाई अंश बल में बहुत ज़्यादा दूरी है दोनों में तो उसका प्रभाव नहीं होगा। देखिए प्रभाव होगा जरूर, लेकिन यदि इनमें ज़्यादा अंतर होगा तो प्रभाव कम होगा, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा सोचकर उपाय करना ना छोड़े, उपाय करना आपके लिए आवश्यक। चंद्रमा इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। 22 अंश के हैं, तो यह तो बहुत अच्छा योग है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और माता भूमि भवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ एक बात और है कि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, तो चंद्रमा यहाँ जब अकेले विराजमान थे तो बहुत अच्छा योग था, और लेकिन यहाँ लग्न में ही चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो गई, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी बनी रहती है, माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें एवं मंगल को मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और इसे प्रबल करें कि जिससे कि आपको समस्या ना हो। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। और बुध इस कुंडली में जो है द्वादश भाव में विराजमान है। देखिए अपने नीच राशि में विराजमान है। हालांकि यहाँ गुरु भी है तो इसलिए इसको नीच नहीं माना जाएगा, नीच भंग माना जाएगा। तो यहाँ विराजमान होने के कारण क्या होगा कि भाई बहन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होगी, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से और आप परिश्रम के माध्यम से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको बुध से संबंधित दान एवं उपाय करना है, क्योंकि बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं। बुध का मंत्र जाप नहीं करना है या आपको रत्न धारण नहीं करना है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। भाग्य के उच्च शिक्षा के धर्म के स्वामी है और द्वादश भाव में गुरु जो है खुद के घर में विराजमान है। तो खुद के घर में विराजमान है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर या विदेश में होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। अगर कहीं ये खर्च भी करते हैं तो सोच समझकर और सही जगह पर धार्मिक कार्यों के लिए भी खर्च करते हैं। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को ऐसा संभव होता है कि जन्म स्थान से दूर या विदेश में भी जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यहाँ से जो गुरु है चतुर्थ भाव की दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। तो गुरु यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और फलादेश भी उनका अच्छा है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, लेकिन है स्व राशि में। इसलिए ऐसे व्यक्ति की उन्नति और भाग्य की उन्नति जो है जन्म स्थान से दूर होती है। उसके बाद शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है इस कुंडली में
सप्तमीय से और द्वितीय से। धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के दैनिक रोजगार के स्वामी हैं, दसम भाव में विराजमान है और 15 अंश के हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव दसम भाव में शुक्र के विराजमान हो जाने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और शुक्र से संबंधित कार्य करने में विशेष सफलता प्राप्त करती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 15 अंश के बिल्कुल मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी रोजगार करने वाली या कमाने वाली होती है और धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब भले ही इस कुंडली में आप शुक्र को अकारक मानते हो, लेकिन फलादेश के अनुसार शुक्र कोई भी परेशानी नहीं कर रहा है और अच्छा लाभ दे रहा है। यहाँ पे शुक्र का आपको रत्न वगैरह नहीं धारण करना है। जब शुक्र की दशा वगैरह है तो आप दान और उपाय इसका कर सकते हैं। और हर वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ कि दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, क्योंकि फेसबुक में लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के रखा है कि दान उपाय करोगे तो ग्रह कमजोर हो जाएगा। इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कुछ पॉइंट, ये ध्यान रखिए। शनि जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है और रोजगार, पिता राज रोजगार के भी स्वामी है और यह षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। शनि जो है वह षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो षष्ठ भाव में विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कमी एवं परेशानी होती है। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, परंतु नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मतलब स्वयं का व्यवसाय करने में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्वयं का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, आपको नौकरी करना चाहिए। और यहाँ पे विराजमान होने से शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता ही है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन खुद के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होगी और आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, परंतु आयु में वृद्धि होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ गुरु और बुध पे जो है शनि की दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसके द्वारा कोई ये गुरु या बुध जो है पीड़ित होने वाले नहीं है और यहाँ कोई विशेष परेशानी भी करने वाले शनि नहीं है। और यहाँ से जो शनि है तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक समस्या क्या है, देखिए शनि के ऊपर गुरु की और बुध की भी दृष्टि है, परंतु साथ में मंगल की भी दृष्टि है। यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है। मंगल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से चौथे, सातवें और आठवें जगह पर दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे जो शनि पे मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण मंगल, शनि किसके स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में भी परेशानी होगी और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी, समस्या, कमर में, किडनी में, इन सब चीज़ों में होने की संभावना रहती है। और ऐसे व्यक्ति को भी पथरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ हमें जो मंगल तो लग्नेश है, लेकिन यहाँ पर शनि को पीड़ित कर रहे हैं, तो इसलिए हमें मंगल का रत्न वगैरह इत्यादि नहीं धारण करना है। मंगल से संबंधित आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं, लेकिन मंगल से संबंधित उपाय भी करना आवश्यक है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी ना हो। शनि का फलादेश मैंने बता ही दिया, परंतु शनि अगर यहाँ पीड़ित नहीं होते तो हमें सिर्फ एक ही परेशानी होती कि स्वयं के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होती, बाकी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं थी। परंतु यहाँ मंगल की दृष्टि के कारण जो है रोजगार में भी परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी होगी और पेट या किडनी में, इन सब चीज़ों में भी परेशानी होने की संभावना बनेगी। तो ऐसा नहीं कि मंगल लग्नेश है तो हम इसको और भी प्रबल कर लें, लग्नेश है, परंतु उनका फलादेश क्या है, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, यह भी देखना आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पे सोच समझ कर ही कोई भी उपाय करें। जो आपको उपाय बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं उपाय पे फोकस करें। उसके बाद हम राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे 9वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि लग्न पर दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लग्नेश पर भी केतु की दृष्टि,
और लग्न पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है बहुत ही उग्र स्वभाव रहता है। तो इनको और मानसिक परेशानी भी होती है, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित है और लग्न में तो दृष्टि है ही राहु की, और लग्नेश पर भी केतु की दृष्टि है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही हिम्मती, पराक्रमी, निडर होते हैं और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है, तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मूत्रेंद्रिय या यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। अब यही केतु जब नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर लाभ करेंगे, भाग्य की उन्नति होगी, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ तृतीय भाव में सूर्य और मंगल, देखिए यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों पर केतु की दृष्टि, तो जिसके कारण क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। और सूर्य भी पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। हालांकि अंश बल में यह 25 और 18 है और ये 5 है, बहुत ज़्यादा दूरी है। परंतु अगर दूरी ज़्यादा है तो इसका मतलब नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव कम होगा, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। यह बात को आप समझ लें, क्योंकि बहुत सारे आदमी ज्ञान बांटते रहते हैं, तो वहाँ पे तो अंश में दूरी है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये बता दूं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा समस्या में है। ये जिसकी कुंडली है, जैसे यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, मंगल चंद्रमा तो 22 अंश का है और राहु तो 5 अंश का है और केतु 5 अंश का है, और ये 18-25 अंश के बहुत ज़्यादा दूरी है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यह लड़का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में इस समय है, मानसिक परेशानी में, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है ये। तो इसलिए इसमें मैं बता दूं आपको कि ये सब जो डिग्री देख के और ज्ञान बांटने का प्रयत्न न करो, धरातल पर उतर कर देखे, जिसकी कुंडली है उससे बात करें। इन्होंने, जिसकी कुंडली है, इसके पिता ने मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाया है और सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, तो इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है कि यह योग क्यों बन रहा है। और जो ये बोलते हैं एक किताब में पढ़ लिया, सिर्फ एक ही पुस्तक में, वो क्या नाम है, ज्योतिष रत्नाकर में ये लिखा हुआ है डिग्री वाला चीज़। अब उसको पढ़ लिए और सबको वहाँ पे जा जाकर फेसबुक में या कमेंट्स में जाके वहाँ पे बस टोकते रहते हैं कि नहीं उसका प्रभाव नहीं होगा। उस व्यक्ति से मिलो, फिर पता चलेगा कि प्रभाव होता है कि नहीं होता है। किताबी ज्ञान में और वास्तविक और रियल ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सिर्फ किताब पढ़ के आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं, आपको हजारों व्यक्तियों से पर्सनली बात करना पड़ेगा, उसके पूरे जीवन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, अच्छा बुरा है, उसको समझना पड़ेगा और कुंडली पर आपको उसको मैच करके देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, तब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप समस्या, जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और आपके जीवन में उन्नति हो। हरि ओम तत्सत।